हेलो स्टूडेंट्स। आज अपना थर्मोडायनेमिक्स का जो लास्ट लेक्चर है इसके अंदर अपन देखेंगे गिब्स एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। इन दोनों के बारे में तो अपन ने स्टडी पहले ही की थी, लेकिन इन दोनों के लिए एक इक्वेशन दी गई है जिसे अपन कहेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, उसकी स्टडी करेंगे। तो अपन ने जो लास्ट लेक्चर था उसमें देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स की कुछ फंडामेंटल इक्वेशन थी, चार इक्वेशन देखी थी अपन ने उसमें। तो ये जो चारों इक्वेशन थी इनमें से ही अपन जो गिब्स एनर्जी की इक्वेशन है और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी की इक्वेशन है उसकी स्टडी करेंगे। तो अपने पास इक्वेशन थी नंबर 4, 5, 6 और 7। तो अपन यहाँ 6 और 7 इक्वेशन से गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर कि अपनी जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है वो क्या होती है। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है वो डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस में एक रिलेशन होती है। साथ ही डेल्टा ए, डेल्टा ई व डेल्टा एस में भी रिलेशन होती है। तो जो गिब्स एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है उनके परिवर्तन और डेल्टा एच, डेल्टा ई और तथा डेल्टा एस में एक रिलेशन स्थापित किया जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं। तो इसके लिए अपन ने जो अपना सिस्टम है उसकी दो स्टेज मान ली। तो जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर जो अपन इनमें चेंज देखेंगे वो G1, H1 और S1 देखेंगे। यहाँ G1 है गिब्स एनर्जी, H है एंथैल्पी और S है एंट्रोपी। इसी तरह अपन उसकी जो द्वितीय स्टेज है या फिर उसकी अंतिम अवस्था है या उसमें कोई भी चेंज किया उसके बाद की अवस्था है उसे अपन कहेंगे G2, H2 और S2। और ये जो सारे चेंज है ये अपन स्थिर ताप पे करेंगे। स्थिर ताप पे करेंगे क्योंकि अपन डेल्टा जी में चेंज देखते हैं स्थिर ताप पे। तो क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ से अपन एस डेल्टा टी नहीं लिखेंगे, स्थिर ताप पे करेंगे तो सिर्फ टी डेल्टा एस। इसी तरह यहाँ पे भी टी डेल्टा एस की स्टडी करेंगे। तो अपन ने जो इनके लिए हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लिखी है दोनों के लिए, सॉरी, इन दोनों के लिए जो अपन ने ऊष्मागतिकी की फंडामेंटल इक्वेशन थी वो ये थी, डेल्टा जी के लिए थी वी डी पी माइनस एस डी टी। ये इक्वेशन अपन ने कैसे निकाली थी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। फिर यहाँ पे अपन ने डेल्टा एच का मान रखा था, एच इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। और आपस में ही कैंसिल आउट होके अपने पास ये इक्वेशन आई थी। इस इक्वेशन को यदि अपन स्थिर दाब पर, यहाँ स्थिर ताप तो लगा ही दिया, जी के साथ हमेशा स्थिर दाब लगा देंगे। तो यहाँ डेल्टा जी स्थिर दाब पे लिखेंगे तो ये जो है डीपी ये जीरो हो जाएगा। तो अपने पास बच गया माइनस एस डी टी। ये डी जी, इसको इक्वेशन एक दे दिया। ये जो इक्वेशन है ये अपन इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज में लिखेंगे। तो इनिशियल स्टेज में डी जी वन इक्वल टू आ गया माइनस एस वन डी टी। अंतिम अवस्था में आ गया अपना डी जी टू इक्वल टू माइनस एस टू डी टी। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये अपने पास आ गया। यहाँ से अपन ने माइनस डी टी कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया एस टू माइनस एस वन। ये माइनस मैंने इसलिए कॉमन लिया ताकि अपन फाइनल माइनस इनिशियल लिख सके, जिस तरह से यहाँ लिखा है। तो यहाँ अपन ने इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दिया। जो अपना पार्शियल डेरिवेटिव है डेल डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। ये कांस्टेंट प्रेशर लिखा है अपन ने, यहाँ प्रेशर को कांस्टेंट माना है। अब ये जो डेल्टा एस है ये अपनी जो मेन इक्वेशन है इसमें अपन स्थिर ताप पे इस गिब्स एनर्जी चेंज को स्थिर ताप पे लिखेंगे तो क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ ये जो डेल्टा एस है इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन है वो गिब्स एनर्जी में चेंज और डेल्टा एच में एक रिलेशन दिखा रहा है जो कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। तो ये तो एक इक्वेशन है। दूसरी अपन इसी तरह डेल्टा ए के लिए निकालेंगे। तो ए के लिए जो अपनी फंडामेंटल इक्वेशन थी वो अपने पास ये आई थी। ये भी इसी तरह आई थी कि जैसे ए था तो यहाँ लिखा डेल ई माइनस, सॉरी डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डी टी। फिर डेल्टा ई की वैल्यू अपन ने जो अपना फर्स्ट लॉ था थर्मोडायनेमिक्स का उसके इक्वल लिखी थी और फिर कैंसिल आउट होकर अपने पास ये इक्वेशन आ गई थी। यहाँ पे अब अपन स्थिर आयतन पर जी के साथ स्थिर दाब लगाएंगे और ए के साथ स्थिर आयतन लगाएंगे तो ये जीरो हो गया, ये आ गई। इसको वही इनिशियल और फाइनल स्टेज पे लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस है। सेम वही प्रोसेस है जो अपन ने डेल्टा जी के लिए किया था। ये अपने पास आ गया, सिर्फ अंतर इतना ही है कि डेल्टा जी की जगह डेल्टा ए आ गया।
एक ही डेफिनेशन होती है ई माइनस टी एस, चेंज के रूप में लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई। ये जो इक्वेशन है ये भी एक हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का ही अदर फॉर्म है। यहाँ ये डेल्टा ए और डेल्टा ई में रिलेशन दिखा रहा है। ये दोनों इक्वेशन, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 3, ये क्या दर्शा रही है, डेल्टा जी तथा डेल्टा ए की टेम्परेचर पे डिपेंडेंस दर्शा रही है। यानी ये दोनों ही समीकरण उनके ताप के प्रभाव को दर्शाती हैं। अब इन दोनों इक्वेशन की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो अपन देखेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन ही क्या होती हैं, डेल्टा जी और डेल्टा ए की टेम्परेचर पे डिपेंडेंस दर्शाती है। साथ ही ये बताती है कि यदि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यदि वो इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए डेल्टा जी का मान 0 होगा। तो ये दोनों इक्वेशन अपन किसी भी केमिकल रिएक्शन पे लगाएंगे तो अपन ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये इक्वेशन स्पॉन्टेनियस होगी या फिर ये इक्विलिब्रियम में होगी, यानी कौन सा फोर्स है जो इसे इंड्यूस्ड करेगा। इसके अतिरिक्त अपन इसके द्वारा क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन है ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ज्ञात की गई है। यहाँ डेल्टा ए, डेल्टा ई, यहाँ पे डेल्टा जी, डेल्टा एच, ये सारे क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो ये दोनों इक्वेशन क्या होती है, उनके पाथ पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी फिजिकल चेंज हो, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो, उन सभी प्रोसेस पे ये इक्वेशन इक्वली फुलफिल करती है कंडीशन को। तो ये सभी पे समान रूप से लागू होते हैं, जिससे अपन डेल्टा जी, डेल्टा ए, डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही ये जो इक्वेशन है ये डेल्टा एच और डेल्टा ई के मान भी ज्ञात कर सकते हैं, यदि अपन को इसके लिए डेल्टा ए और डेल्टा एस जी के मान तथा उनके ताप गुणांक ज्ञात हो। तो ताप गुणांक क्या होता है, ताप गुणांक इनका टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसे ये है अपनी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, तो यहाँ अपना ये जो है डेल्टा और डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये डेल्टा जी का ताप गुणांक है। तो यदि ये ज्ञात हो तो अपन डेल्टा एच भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह ये दोनों इक्वेशन डेल्टा ए और डेल्टा जी की टेम्परेचर पे डिपेंडेंस को दर्शाती है। और ये जो इक्वेशन है ये किसी अभिक्रिया में हीट चेंज यानी डेल्टा एच को भी ज्ञात कर सकते हैं इन इक्वेशन से। यदि कोई गैल्वेनिक सेल है उसके लिए अपने पास ईएमएफ, विद्युत वाहक बल तथा उसका ताप गुणांक, वही ताप गुणांक उसकी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अपन को ज्ञात हो। देखिए जो अपने पास डेल्टा जी होता है किसी भी मैकेनिकल प्रोसेस के लिए, उसके लिए होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस के एन एफ ई। ये डेल्टा जी की वैल्यू अपनी जो गिब्स एनर्जी की इक्वेशन थी इसमें रखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा माइनस एन एफ ई, यहाँ रखेंगे माइनस एन एफ ई, तो माइनस एन एफ बाहर आ जाएगा और टी भी बाहर है, तो यहाँ आएगा डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जो डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर है ये अपना क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक है। तो ये अपने पास इक्वेशन आएगी, डेल्टा एच को अपन ने इधर रखा, ये माइनस एन एफ ई और ये इधर आके प्लस हो गया। देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस साइन आएगा, मैं यहाँ मिस कर गई, तो यहाँ माइनस एन एफ ई है प्लस एन एफ टी डेल ई अपॉन डेल टी। ये इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट यदि अपन को पता है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, एफ नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन है, एफ फैराडे है, टी टेम्परेचर है, ई है अपना ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यदि ईएमएफ ज्ञात है और ये इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ज्ञात है तो अपन उसके लिए हीट चेंज ज्ञात कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ये गिब्स एनर्जी की ताप पे निर्भरता भी दिखाती है। तो एक गिब्स एनर्जी का गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का एक अदर रूप और निकालेंगे अपन। अपने का पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है ये वाली, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इस इक्वेशन को अपन टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगी। यहाँ इस डेल्टा एच वाले टर्म को अलग ले आएंगे और डेल्टा जी की टर्म को दोनों को एक साथ ले लेंगे, ये एज इट इज आ गया। ये जो पूरी टर्म है इसको अपन ये लिख सकते हैं डेल डेल्टा टी ऑफ डेल्टा जी अपॉन टी। यानी यदि अपन डेल्टा जी अपॉन टी का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो ये दोनों टर्म आएगी। देखिए कैसे, यहाँ पे पहले अपन ने वन अपॉन टी को कांस्टेंट रखा, ये आ गया वन अपॉन टी। अपन ने डेल्टा जी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेल डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये था जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। अब अपन यहाँ से डेल्टा जी को कांस्टेंट रखेंगे तो ये आ गया डेल्टा जी। और जो अपना वन अपॉन टी था, वन अपॉन टी को अपन लिखेंगे टी की पावर माइनस वन,
और टी की पावर -1 का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपने पास आता है -t²। तो ये हो गया -1/t²। तो यदि अपन ने इसको खोला पूरा डिफ्रेंशिएशन के द्वारा तो अपने पास ये आएगा। एक बार एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरे के रेस्पेक्ट में करना है, और फिर दूसरे को कांस्टेंट रखना है और पहले के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये भी जो इक्वेशन है ये भी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का ही एक अदर फॉर्म है जो गिब्स एनर्जी की टेम्परेचर पे डिपेंडेंस को दर्शाता है। इसी तरह अपन डेल्टा ए के लिए भी लिखेंगे, बस अंतर इतना ही होगा, यहाँ डेल्टा ई आ जाएगा और यहाँ डेल्टा ए आ जाएगा। अब अपना अगला है नेस्ट का हीट थ्योरम। तो नेस्ट की तो हीट थ्योरम थी, ये इस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पर ही आधारित है। नेस्ट ने ये इक्वेशन दी थी, उससे पहले नेस्ट से पहले रिचर्डसन था, उसने इस पे स्टडी की थी। तो जनरली जो ये देखा गया कि जैसे ही सिस्टम से ऊष्मा को अपन हीट को बाहर निकालते हैं तो उसमें हीट की कमी हो जाती है, यानी टेम्परेचर में कमी होती है। और एक कम करते करते एक ऐसी स्टेज आती है जब टेम्परेचर कम होता होता T=0 हो जाता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, हीट थ्योरम कहते हैं। और ये जो हीट थ्योरम है वो नेस्ट ने दी थी, इसलिए इसे नेस्ट की हीट थ्योरम कहते हैं। इस इक्वेशन की स्टडी पहले रिचर्डसन ने की थी। उसने बताया था कि यदि विभिन्न तापों पे अपन सेल के ईएमएफ ज्ञात कर ले कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे अपन ने सेल का यदि ईएमएफ ज्ञात कर लिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये देखा गया कि स्थिर दाब पर डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी का मान है वो ताप के साथ कम होता जाता है। यानी जैसे जैसे अपन ने ताप को कम किया तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। और कम होते होते एक स्टेज ऐसी आएगी जब ताप घटता घटता ऐसी स्टेज आ जाएगी जब डेल्टा जी है वो डेल्टा एच के पास आने लगेगा। और पास आते आते जब ताप एकदम कम हो जाएगा यानी T=0 हो जाएगा, तो जो डेल्टा जी है वो डेल्टा एच के इक्वल हो जाएगा। यानी रिचर्डसन ने देखा कि यदि टेम्परेचर घटाते हैं तो ये वैल्यू कम होती जाती है, ये कम होती जाती है, और जैसे जैसे ताप कम करते जाते हैं तो ये कम होती जाएगी, तो जो डेल्टा जी है वो डेल्टा एच के बराबर होने लगता है। और यदि कम करते करते टेम्परेचर अपन ने 0 कर दिया, जिसे अपन परम शून्य ताप कहेंगे, तो ये दोनों आपस में पूरे ही इक्वल हो जाएंगे। गिब्सन, अब ये तो उसने जो रिचर्डसन था उसने प्रायोगिक रूप से देखा था। यदि इसको अपन यहाँ इक्वेशन में पुट करें, यदि T=0 तो भी अपना डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच आ जाता है। तो अपन इसे ये लिख सकते हैं, लिमिट T→0 पे डेल्टा जी और लिमिट T→0 पे डेल्टा एच है वो इक्वल होते हैं, यानी परम शून्य ताप पर दोनों समान होते हैं। इसके आगे जब नेल्स ने इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी की तो नेल्स ने बताया कि जो डेल ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी है, इसका मान ताप के कम होने के साथ साथ कम होता जाता है। तो नेल्स ने जो हीट थ्योरम दी थी उसके अनुसार ये कहा कि यदि किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को अपन क्रमशः परम शून्य ताप तक कम करेंगे, यानी किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को यदि अपन ने ड्रॉप आउट किया, धीरे धीरे कम करते गए, तो ये जो डेल ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी है ये भी कम होता जाएगा। और ये एक क्रमागत या एसिम्प्टोटिकली घटते घटते हुए शून्य की ओर अग्रसर होगा। एसिम्प्टोटिकली का मतलब होता है धीरे धीरे, एकदम से नहीं घटेगा, धीरे धीरे या क्रमागत घटेगा। और परम शून्य ताप जैसे ही T=0 हो जाएगा, परम शून्य ताप हो जाएगा, तो ये डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एच की ओर अग्रसर या एसिम्प्टोटिकली बराबर हो जाते हैं। दूसरा इसका अदर रूप में ये कहा गया कि यदि परम शून्य ताप पर न केवल यानी सिर्फ T=0 पे ऐसा नहीं है कि डेल्टा जी डेल्टा एच के इक्वल होता है, साथ में ये भी होता है कि परम शून्य ताप के आसपास के क्षेत्र में डेल्टा जी और डेल्टा एच एसिम्प्टोटिकली एक दूसरे के पास आते हैं, यानी धीरे धीरे एक दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं, न कि तेजी से। इसे अपन आगे ग्राफिकली फॉर्म में देखेंगे। तो अपन ने डेल्टा जी डेल्टा एच जो टेम्परेचर में ग्राफ लिया है, ये डेल्टा जी है जो धीरे धीरे कम हो रहा है, ये डेल्टा एच है जो धीरे धीरे कम हो रहा है। और जैसे ही टेम्परेचर कम होता होता T=0 पे आ गया तो डेल्टा जी और डेल्टा ई इस पॉइंट पे इक्वल हो गए। जबकि इस T=0 या परम शून्य ताप के आसपास के क्षेत्र में
ये इस रूप से एक दूसरे के नजदीक आते हैं, धीरे धीरे या एसिम्प्टोटिकली एक दूसरे के नजदीक आते हैं, न कि तेजी से। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये अपन ने बताई है कि रैपिडली एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, जबकि ये जो डार्कन लाइन है ये बता रही है अपनी एसिम्प्टोटिकली या धीरे धीरे क्रमागत रूप से। तो अपन को ये जो टर्म है एसिम्प्टोटिकली क्रमागत या धीरे धीरे, इसका यूज इसमें किया गया है और इसका एग्जैक्ट वर्ड एसिम्प्टोटिकली ही यूज करेंगे। और ये जो बीच की लाइन है इक्विलिब्रियम पे, ये डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच को बता रही है। तो ये जो नेल्स थ्योरम थी इसका मैथमेटिकल फॉर्म है लिमिट टी टेंस टू जीरो पे डेल ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और लिमिट टी टेंस टू जीरो पे डेल ऑफ डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट प्रेशर इक्वल टू जीरो। दोनों की वैल्यू जीरो हो जाती है, और ये जो है ये जीरो हो गया तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, दोनों का जीरो हो गया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और ये लिमिट लगा दी, ये बताती है कि जैसे जैसे अपन टी इक्वल टू जीरो की ओर आ रहे हैं उसी तरह से ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं एसिम्प्टोटिकली। तो ये अपनी नेल्स थ्योरम थी। अब इसका अपन रिजल्ट देखेंगे कि नेल्स थ्योरम से अपन ने क्या क्या रिजल्ट निकाले। तो जब अपन ने ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन निकाली थी तो अपन ने ये देखा था कि डेल ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस डेल्टा एस होता है। देखिए यहाँ लिखा था मैंने इसे, ये रही डेल ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। ये जो है इसमें अपन नेक्स्ट थ्योरम का उपयोग करेंगे। तो ये अपने पास आई थी गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी से। नेक्स्ट थ्योरम ये कहती है कि ये जो होता है लिमिट टी टेंस टू जीरो पे क्या होता है, जीरो होता है। तो अपन ने यहाँ पे यदि लिमिट टी टेंस टू जीरो पे जीरो लगाई तो लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस भी क्या हो गया, जीरो हो गया। डेल्टा एस का मतलब दोनों का डिफरेंस, तो इसे अपन एस टू माइनस एस वन लिख देंगे। ये अपन इधर लाएंगे तो ये बेका है, इसका मतलब हो गया कि यदि जैसे जैसे टी जीरो की ओर अग्रसर होता है दोनों का अंतर क्या होता है, जीरो होता है, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात परम शून्य ताप पर सारे ही प्रक्रम होते हैं उनके अंदर एंट्रोपी चेंज जीरो होता है, या सभी में एंट्रोपी चेंज समान होता है। यानी जितने भी प्रक्रम होंगे परम शून्य ताप पे उन सब में एंट्रोपी चेंज बिना मतलब समान रहेगा, किसी में एंट्रोपी चेंज नहीं होगा। यही क्या है नेल्स थ्योरम का दूसरा कथन है। और ये जो नेल्स थ्योरम का कथन है ये अपना जो थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ था वो भी क्या था, परम शून्य ताप पर किसी शुद्ध क्रिस्टल या ठोस पदार्थ की एंट्रोपी शून्य होती है। तो ये जो है यही अपना क्या है थर्ड लॉ के इक्विवेलेंट दी गई है ये जो नेल्स थ्योरम है। दूसरा नेल्स थ्योरम में अपन निष्कर्ष में देखेंगे कि जो डेल ऑफ डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर था ये वाला, ये अपना डेल्टा सीपी के बराबर होता है। नेस्ट के अकॉर्डिंग ये जीरो होता है तो अपने पास डेल्टा सीपी लिमिट टी टेंस टू जीरो भी क्या हो गया, जीरो। वही डेल्टा है यानी दोनों में डिफरेंस है तो सीपी टू माइनस सीपी वन। इसका मतलब यदि चेंज जीरो है तो दोनों इक्वल होंगे, अर्थात परम शून्य ताप पर जो सीपी है ऊष्माधारिता है वो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये भी नेल्स थ्योरम का ही एक रिजल्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसका यूज भी करते हैं अपन। तो ये दोनों इसके रिजल्ट है। और नेल्स थ्योरम क्या कहती है, यही कहती है कि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को कम करते करते परम शून्य ताप के पास आते हैं उसी स्पीड से एसिम्प्टोटिकली डेल्टा जी होता है वो डेल्टा एच के पास आता है या उसकी ओर अग्रसर होता है। ओके थैंक यू। ये अपना जो थर्मोडायनेमिक्स था ये कंप्लीट हो गया। अपन ने फर्स्ट और सेकंड दोनों देख ली, ये दोनों अलग अलग यूनिट है अपनी। अब इसके बाद अपन जो अपनी थर्ड यूनिट है केमिकल इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम, तो उसमें अपन पहले केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो उसमें से एक क्वेश्चन आराम से अपन फिलअप कर सकते हैं और थोड़ा बहुत फिर अपन आगे फेज इक्विलिब्रियम भी देखेंगे। ओके थैंक यू।